और इसमें मतलब अच्छा ये सब जो लोग हैं ना डिस्टर्बिंग एलिमेंट, इनकी वजह से सब लोग परेशान रहते होंगे, मैं समझ गया बिल्कुल। अच्छा सर लोग मतलब उससे बात करते, मैं तो सारी चीजें बता देता हूँ उनको क्या करना चाहिए। विष्णु बोल रहा है चार्ज खत्म हो रहा है, मैं दूसरे फोन से वो करूंगा। तो भाई तुम मतलब चार्जर में लगाओ ना उस फोन को, या उसको 1 2 3 लिखना तुम ज्वाइन करते समय, तो मैं उसमें इन कर लूंगा। चलो अपन देखते हैं। तो ना 14th ग्रुप की बात कर रहे थे अपन, तो 14th ग्रुप मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बन ग्रुप। नहीं माइक यूज नहीं करता, करना है अपन को, माइक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, माइक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवाज आ रही है ना मेरी ठीक ठाक। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज कर भी सकते हैं। जो बोर्ड आपको सामने दिख रहा है ना, ये मेरा जो बोर्ड है उसका ऑलमोस्ट 1/3 ही दिख रहा है। ये 1/3 बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड इतना बड़ा है, ठीक है ना। सो इतना बड़ा है ये बोर्ड की ये 1/3 दिख रहा है। और अपने वीडियो लेक्चर्स बहुत सारे हैं अपने पास। ठीक है, चलो अपन मतलब पढ़ते हैं, हाँ? शुरू करते हैं क्योंकि अब काफी देर हो गया, अपन टाइम वेस्ट नहीं कर सकते बिल्कुल। वैसे भी तुम्हारा सिलेबस, अच्छा मैं एक और काम करूंगा थोड़ा सा, कि कुछ कुछ पार्ट ना तुम्हारा AP1 के साथ भी कवर कर दूंगा, लेकिन वो तभी करूंगा जैसे अब थर्मोडायनेमिक्स है उनका। तो थर्मोडायनेमिक्स तो आप तभी पढ़ पाओगे ना जब आपका गैसियस स्टेट आधे से ज्यादा हो जाए, मतलब एटलीस्ट आइडियल गैस हो जाए। तो मैं आपको पहले आइडियल गैस खत्म करूंगा जल्दी से, तब उनके साथ थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ा पाऊंगा। तो थोड़ा सा इस साल के लिए, ताकि सिलेबस हो जाए, वो मैं थोड़ा सा करूंगा, उसके बाद आपका सिलेबस ठीक ठाक चलेगा। तो चल शुरू करते हैं। अपन बात कर रहे थे 14 ग्रुप में जो एटम्स होते हैं ना, दे आर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये होते हैं। लेड में आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को पता है NH2P2 होगा। ये 2s2P2 होता है, 2P2 होता है, ये 3s2 3P2 होता है, ये 4s2, वैसे ही बिल्कुल अपन इसमें भी लिखेंगे। इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ लास्ट एलिमेंट में होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही होंगे, इसको हटाऊंगा तो +2 होगा, इसको भी रिमूव करूंगा तो +4 होगा। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं इन पीरियोडिक टेबल। अब इसमें ना थोड़ा सा पार्ट क्या है ना, सभी चैप्टर्स में अपन को पढ़ना होता है, अकरेंस पढ़ना होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने होते हैं, फिर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड पढ़ना होता है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये पढ़ने होता है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये पार्ट अपन को पढ़ना होता है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो पहले इसको पढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ इस पार्ट में अपन को क्या पढ़ना। एक तो अपन को पढ़ना है कि भाई एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो अपन को थोड़ा सा मैं एक आइडिया ले रहा हूँ, उसके बाद अपन देखेंगे कि अकरेंस कैसे होगा, इन सब का कैसे अकर करते हैं, और कैसे उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। तो एक तो मैं लिखूंगा इसमें पॉइंट, दैट इज एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। कार्बन के 2 एलोट्रोप्स होते हैं। अब एलोट्रोपी क्या होता है, तो अपन कहेंगे भाई कोई भी एलिमेंट ना, द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चर, है ना। तो जैसे कार्बन होता है तो वो ग्रेफाइट भी होता है और डायमंड भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है और डायमंड भी होता है। तो अपन क्या करेंगे, एलोट्रोपी ऑफ राइट ना, कार्बन में अपन लिखेंगे भाई ये अमॉर्फस भी होता है और क्रिस्टलाइन भी होता है। तो एलोट्रोपी मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड टू एग्जिस्ट इन मोर देन, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चर। जैसे ये होता है तो ये हेक्सागोनल शीट्स होता है, और डायमंड टेट्राहेड्रल होता है ना।
तो ये एलोट्रोपी हो गया। दोनों में ही कार्बन रहेगा, इसमें भी कार्बन रहेगा, इसमें भी कार्बन रहेगा। तो एक क्रिस्टलाइन होगा, एक अमorphous होगा। अब अपन कहेंगे भाई अमorphous और क्रिस्टलाइन क्या होता है सर? तो अपन कहेंगे भाई क्रिस्टलाइन का मतलब है जिसमें ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो, मतलब ऐसे ऐसे बिल्कुल लीनियरली है तो वो लीनियरली सारे एटम अटैच्ड है। और अमorphous क्या होता है? अमorphous का मतलब है कोई एटम ऐसे हो जाए, कोई इधर हो जाए, मतलब रैंडम ऑर्डर में अरेंजमेंट हो। तो कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है? तो अपन कहेंगे डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, कार्बन का ग्रेफाइट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये सारे के सारे अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो भी मैंने लिखा था उसमें, लेकिन अपन एक आइडिया ले लेते हैं कि भाई हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें। ग्रेफाइट होगा, थोड़ा याद करना इजी हो जाता है। फिर अपन कहेंगे भाई ग्रेफाइट, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। मैं फुलरीन बताऊंगा वहां पर। फुलरीन क्या होता है ना? वो रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। आप बेटर है कि मतलब अगर आप नोट्स बना लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वीडियो लेक्चर को आपको बार बार देख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पता। और बच्चे, मतलब बाकी बच्चे भी यही करते हैं मेरे साथ। और वीडियो लेक्चर बनाते हैं, वो वीडियो लेक्चर बनाएंगे, वीडियो लेक्चर में वही पार्ट देखेंगे जिस पार्ट में उनको डाउट होगा, वो वापस नहीं देखते उस वीडियो लेक्चर को, देखने की जरूरत भी नहीं। वाई टू वेस्ट द टाइम, इधर भी पढ़ेंगे उधर एक बार और वीडियो लेक्चर देखेंगे, कोई मूवी थोड़ी देख रहे हैं। सो बेटर है कि आप नोट्स बना लो, क्योंकि उतना स्लो पढ़ते हैं पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप नोट्स भी बना सकते हो, आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, आप चैट पे अपना क्वेश्चन लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो, या हैंड रेज कर दो, आप बिल्कुल मुझे दिख जाएगा कि वो कोई रेज हैंड कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं। ठीक है ना? तो इसमें डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। और एक और बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा पार्ट याद करने वाला होगा तुमको, मतलब मैं एक बात और अच्छे से बता देता हूँ कि देख भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी 33% होगा एग्जाम में, ये भी 33% होगा एग्जाम में। इसमें आपको अपना दिमाग लगा के कुछ नहीं पढ़ना। इसमें आपको क्या करना है, जो मैं बताऊंगा बस आपको उसको ही पढ़ना है। मतलब इनऑर्गेनिक में जो नोट्स बनाए ना अपन ने, उसके अलावा अपन को कुछ नहीं पढ़ना, क्वेश्चन ही सॉल्व करने बस। शीट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, या जो भी आप पार्ट आपने पढ़ा है इसी को बार बार पढ़ूंगा, मेरा क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा, बाकी नहीं पढ़ना। मतलब जो अपन ने नोट्स बनाए इसी में से आपके फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चंस होंगे। आप कोई भी एग्जाम दोगे इसी में, चाहे एडवांस दो या मेंस दो। इसलिए जो अपन लिख रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो उसी में से ही क्वेश्चन होगा, चाहे आप मेंस दे दो, चाहे आप एडवांस दे दो, कोई भी एग्जाम दोगे क्वेश्चन उसी में से होगा। और फिजिकल भी 33% पार्ट होता है। आपको फिजिकल में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिकल उसमें काफी कुछ होता है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस पार्ट में जो 66% पार्ट होगा आपका केमिस्ट्री का, उस पार्ट में आपको सिर्फ वैसे ही सॉल्व करना है और वही पढ़ना है जो हमें क्लास में बताया जाएगा, आपको बस उतना ही पढ़ना है। तो जो मैं आपको बताऊंगा बस आपको वही करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो अपन शुरू कर लेते हैं और अपन उसमें, ठीक है ना, तो अपन उसको शुरू करते हैं और उसके बाद अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना, एक और बात है। तो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा था कि भाई आपको इनऑर्गेनिक में नोट्स बनाना कंपलसरी है, क्योंकि आपको सिर्फ यही पढ़ना है। जो मैं बोलूंगा वो सारा आपको लिखना है, ध्यान रखना, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मतलब अपन देख लेंगे। क्योंकि जो अपन पढ़ेंगे बस वही अपन उतना ही याद करना है अपन को। और इसके लिए याद करने में भी अपन को लगेगा सर आपने पढ़ाया था, मुझे सब कुछ समझ में आया, याद नहीं रहता। उसके लिए आपके टेस्ट वेस्ट जो उनके साथ होंगे टेस्ट, वो तुम्हारे टेस्ट भी होंगे। AP1 वाले उनके साथ भी यही होता है, सर क्या करें इतना सारा थ्योरी होगा तो याद कैसे रहेगा। हाँ, तो वो भी टेंशन में लूंगा ना, आप चिंता मत करो, बच्चे याद कैसे रखें, है ना।
तुम्हारे सीनियर का भी टेंशन लेता हूं मैं तो कि भाई वो याद कैसे रखेंगे तुम, है ना? तो करेंगे बेटा, चिंता मत करना, बस आपको पढ़ना है। अमरफस, तो अमरफस में अपन क्या करेंगे ना, अमरफस मतलब इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, है ना? इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो इसको ना थोड़ा सा, अब अगर डेफिनेशन लिखने आया, क्योंकि 11th क्लास में अपन से डेफिनेशन लिखने आ सकता है, एक्सप्लेन एलोट्रोपी, ठीक है? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एलोट्रोपी। The crystalline form and the amorphous form. Crystalline form, there is orderly arrangement of atoms, crystalline form. Irregular arrangement of atoms, it is amorphous form. तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं that is lamp black. लैम्प ब्लैक का मतलब लैंप में जो ब्लैक आ जाता है, लैंप में क्या अपन बोल सकते हैं भाई, घर में जो दिया जलाते हैं ना, तो ऊपर ब्लैक डिपॉजिट हो जाता है। आपने देखा होगा घर में अगर मंदिर है या कहीं भी अपन ने रखा हुआ है ना, तो ब्लैक डिपॉजिट होता है, दैट इज कॉल्ड लैम्प ब्लैक। दूसरा अपन लिख सकते हैं चारकोल। तो चारकोल तो वुड चारकोल भी हो सकता है और एनिमल चारकोल भी हो सकता है। तो एनिमल चारकोल भी हो जाएगा, वुड चारकोल भी होगा। वो कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा खत्म थोड़ी करने वाले हैं अपन, तो बस एक आउटलाइन लिख रहे हैं कि भाई ये बीच में अपन को शायद ये टर्म्स अपन ना सीख पाए। अमॉर्फस क्या होता है, क्रिस्टलाइन क्या होता है, इनके डेफिनेशन, एलोट्रोपी क्या होता है, तो उस टाइप से अपन पहले उसे लिख ले रहे हैं। दूसरा अपन कहेंगे भाई इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। मेनली हर एक ग्रुप में अपन को फर्स्ट टू कंपाउंड को मेनली पढ़ना होता है, बाकी भी मतलब पढ़ेंगे थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज, लेकिन इन दोनों को डिटेल में पढ़ना होता है सभी ग्रुप में। इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन और एक तो अपन कार्बन मोनोऑक्साइड लिखेंगे और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे। दोनों के स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज सब अपन को पता है। ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर except N2, NO and CO, they are neutral in nature. ये वाला पार्ट मार्जिन से ऊपर लिखना, ये इसका कंटिन्यूएशन पार्ट नहीं है। So all non-metal oxides are acidic in nature, periodic table में पढ़ा होगा आपने, but these non-metal oxides are neutral. Water is amphoteric, water amphoteric होता है, और उसमें एक और बात होता है कि ये गैसेस होते हैं, ये लिक्विड होता है। तो कभी अपन से ऐसे भी पूछ सकते हैं, बताओ न्यूट्रल गैसेस कौन से होते हैं? न्यूट्रल का मतलब ना वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। एम्फोट्रिक मतलब एसिड के साथ बेस होगा, बेस के साथ ही एसिड होगा, दैट इज एम्फोट्रिक, वी ऑल नो दैट। थर्ड वी कैन राइट दैट, थोड़ा सा मतलब रिएक्शन लिखेंगे जो अपन कंटिन्यूएशन में हो सकता है अपन उतना ना लिख पाए, लेकिन दे आर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए अपन उनको लिख लेना चाहिए अपन को। तो अपन क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक तो रिएक्शन अपन लिख लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के, ऐसे रिएक्शन उसको ना ऐसे लिख लेंगे, रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें ना कार्बन मोनोऑक्साइड सिंस उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है ना, कार्बन मैक्सिमम ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, CO2 होगा। इससे ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकता कार्बन, व्हाई इट इज सो, बिकॉज ये तो उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म होगा, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज थोड़ी कर सकता है ये। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके +4 में ऑलरेडी है, और ये +2 में, अगर +2 में तो और इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, मतलब ये ऑक्सीजन ले सकता है। तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, अपन उन मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकालने के काम में ले सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो एक तो अपन लिखेंगे भाई ऐसे, Fe2O3 हो गया, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो ये तो मेटलर्जी ऑफ आयरन है, तो इससे अपन आयरन बनाते हैं, Fe + CO2 बनेगा। तो अपन 3 ऑक्सीजन है तो इसको 3 ले लेते हैं। बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होगा, बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होगा, लेकिन बाकी चीजें अपन को जरूरी होगी। ऑक्साइड्स है, CO2 है ना, इस टाइप से अपन कार्बन मोनोऑक्साइड से इसका रिडक्शन कर सकते हैं। तो ये भी बनाएगा Pb + CO2, ये भी बनाएगा Cu + CO2, है ना। इस टाइप से अपन मेटल ऑक्साइड्स का रिडक्शन कर सकते हैं, जो अपन मेटलर्जी में भी पढ़ते हैं कि भाई मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन है, उसको अपन रिड्यूस करवा सकते हैं। फिर जिंक ऑक्साइड भी अपन रिड्यूस करवा सकते हैं CO के साथ। तो ये वो मेटल्स हैं जिनको अपन रिड्यूस करवा सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, टू गेट दिस। तो ये तो इसका रिडक्शन प्रॉपर्टी हो गया, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, दिख रहा है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी।
ठीक है, और उसके बाद अपन लिख सकते हैं, और आप ना लिखने पे भी फोकस रखना। हो सकता है मैं आपको वीडियो लेक्चर्स ही दे दूं, तो बड़े बोर्ड वाले वीडियो लेक्चर दे दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को दिए मैंने। तो आप ज्यादा फोकस करना समझने में कि आप क्या बोल रहे हो और मुझे क्या समझना है, तो ये चीजें लिखते रहना। अच्छा ये +2 है इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें +4 है, ये अब ऑक्सीडाइज नहीं हो, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। फिर अपन लिख सकते हैं इसके ना रिएक्शन, मतलब Fe को अगर CO से रिएक्ट करते हैं तो FeCO⁵ बनता है, और अगर Fe को अपन इसको Ni को CO से रिएक्ट करूंगा तो ये NiCO⁴ बनाता है। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रॉपर्टी होता है कि कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके वो वॉलेटाइल कंपाउंड बनाता है। दीज आर वॉलेटाइल कंपाउंड्स, वॉलेटाइल कंपाउंड्स। ये तो नेम रिएक्शन भी है, ये जो रिएक्शन है ना, ये तो 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हो जाता है रिएक्शन, बड़े लोअर टेम्परेचर पे हो जाएगा। बैलेंस कर लेंगे अपन, बैलेंसिंग इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड अ मॉन्स प्रोसेस, इसको अपन कहते हैं मॉन्स प्रोसेस। ये तो मेटलर्जी में भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, मॉन्स प्रोसेस। तो इस टाइप से कुछ रिएक्शंस अपन बता सकते हैं कि भाई कैसे अपन बोलेंगे कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्शंस क्या होंगे, वो अपन बता सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है, अपन को पता है। अब इसमें एक बात अपन लिख सकते हैं, जैसे इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, द कार्बन मोनोऑक्साइड इज एब्सॉर्ब्ड बाय, कार्बन मोनोऑक्साइड CO is absorbed in ammonical CuCl2, ammonical CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड बोलेंगे। मतलब एब्सॉर्ब मतलब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये गैस है, मेरे पास ये गैस है, मेरे पास ये गैस है, ये गैसेस है मेरे पास। मैं चाहता हूं कि ये एब्सॉर्ब हो जाए, उसमें से बाकी सब वही रहे। तो मैं क्या करूंगा, कोई ऐसा कंपाउंड इसमें ऐड करूंगा जो ये रिएक्ट करता हो लेकिन ये दोनों रिएक्ट ना करें उससे, या इस पे वो एब्सॉर्ब हो जाए, ये दोनों एब्सॉर्ब ना हो, तो फिर उसको ऐड कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। तो ठीक है, अपन कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होता है ना, अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें अमोनिकल CuCl डाल दो अपन, तो उसमें CO एब्सॉर्ब हो जाएगा। दूसरा, इसका एस्टिमेशन अगर अपन को करना है, एस्टिमेशन मतलब कितना ग्राम है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, तो अपन कहेंगे CO का एस्टिमेशन जो होता है ना, दैट इज बाय I2O5 के साथ। I2 बनाएगा और ये 5CO2 बनाएगा, इसका एस्टिमेशन होता है इससे। तो अपन कहेंगे भाई कितना ग्राम इसका, इससे रिएक्शन करने से कितना ग्राम I2 लिबरेट हुआ, उस I2 से अपन कैलकुलेट कर लेंगे, इस I2 से कितना ग्राम लिबरेट हुआ, तो कितने मोल्स ये रिक्वायर्ड था, तो इसके मोल से अपन को पता चल जाएगा कि इसके कितने मोल्स रहे होंगे। वो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन मोल कांसेप्ट से पता चल जाएगा। I2O5 को ऐड करेंगे तो ये I2O5 इससे रिएक्ट करेगा, तो I2O5 कितना मोल्स रिएक्ट किया वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो एस्टिमेशन के लिए अपन कहेंगे ये I2O5 से इसका एस्टिमेशन होता है। ये एक चैप्टर में, मतलब ये एनसीईआरटी में ऐसे गिवन नहीं होगा, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना, जो मैं बताऊंगा उसके अलावा अपन को कुछ नहीं पढ़ना, चाहे एग्जाम कोई भी देंगे आएगा इसी से, इसके बाहर कुछ नहीं जाना। दूसरा पॉइंट लिखते हैं अपन, फोर्थ पॉइंट है ना। अब अपन फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं भाई, फोर्थ पॉइंट में क्या है, ठीक है। तो ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड का था रिएक्शन। अब अपन लिख लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CO2। अब CO2 के मेथड्स देख लेते हैं, कितने मेथड से अपन CO2 बना सकते हैं। अब देखो भाई, एक तो अपन ऐसे बना सकते हैं कि कोई भी कार्बोनेट होता है, ये आपने पढ़ा होगा कि भाई अगर अपन कोई भी मेटल कार्बोनेट है, अल्कली मेटल कार्बोनेट को छोड़ के, उसमें सिर्फ लिथियम डिकम्पोज होता है, बाकी डिकम्पोज नहीं होते। तो इसको अगर अपन डिकम्पोज करेंगे, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए होता है, 1000 डिग्री से पहले कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता, मतलब ये एग्जैक्ट टेम्परेचर होगा कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, ये भी सॉलिड है, और ये CO2 बनाएगा, विच इज अ गैस। इससे अपन किसी भी मेटल कार्बोनेट को लेकर उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। कार्बोनेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है। अभी अपन वो नहीं करते हैं, क्योंकि अल्कली मेटल कार्बोनेट अपन अल्कली में बताऊंगा मैं आपको। ये इसका मेथड है प्रिपरेशन का। दूसरा अपन लिख सकते हैं भाई, अपने पास ऐसे गिवन है, मान लो
दूसरा मेथड कि भाई हमारे पास CaCO3 है, ये सॉलिड होता है और इसमें HCl ऐड करते हैं अपन, एक्वस HCl, सो डाइल्यूट HCl ऐड कर देते हैं अपन, और डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, ये एक्वस लिख देता हूं मैं, तो ये बनाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ये बनेगा। अपन लैब में इतना टेम्परेचर जनरेट नहीं कर सकते। स्कूल जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो स्कूल लैब से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इतना टेम्परेचर तो अपन जनरेट नहीं कर सकते, इसलिए अपन इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। ये इंडस्ट्रियल मेथड है, इतना टेम्परेचर तो इंडस्ट्रीज में ही हो सकता है। मुझे स्कूल में कैल्शियम कार्बोनेट भी मिल जाएगा स्कूल के लैब में, और डाइल्यूट HCl भी मिल जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा लैब मेथड, मैं इसको लिखूंगा लैब मेथड। और भी मेथड लिख सकते हैं अपन। अब भाई कार्बन का कंबशन लिख देंगे, मैं कार्बन को बर्न करूंगा तो बन ही जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, अपन को पता है भाई कार्बन का कंबशन करो तब भी CO2 बनेगा। C+O2 ये सॉलिड है, और इसको O2 से रिएक्ट करूंगा, गैसियस स्टेट में, इट विल कन्वर्ट इनटू CO2। और अगर ये कंबशन है तो ऐसा कोई रिएक्शन कंबशन रिएक्शन नहीं है जो एक्सोथर्मिक नहीं होता। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, किसी को जलाओगे तो कंबशन मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगा। और किसी कोई सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक होते हैं, ये बात दोनों हमेशा दिमाग में रखो। किसी का भी कंबशन होगा वो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, किसी का भी डिकम्पोजिशन होगा वो हमेशा ही एंडोथर्मिक होगा। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है अपन को, क्योंकि कई बार ऐसे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस अपन को मिल जाते हैं और उसमें अपन को एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बताना होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, वो तो कॉमन सेंस वाली बात है, किसी को डिकम्पोज करना है तो क्या होगा अपने पास। ठीक है, ठीक है। सो अपन क्या करेंगे, डी पार्ट देख लेते हैं अपन। तो उसमें अब जैसे किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, तो अपन क्या करते हैं, उसमें CO2 ले लेते हैं और प्लस H2 ले लेते हैं। तो इधर ट्वाइस कर लेते हैं, क्योंकि जितना कार्बन था उतना CO2 बना लो, और जितना हाइड्रोजन है उतना वाटर बना लो। लेकिन एक वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए होता है, और इधर 4 हाइड्रोजन है, तो हमने बैलेंस कर लिया उसको। ऑक्सीजन बैलेंस कर देते हैं, 2 इधर है 2 इधर है, तो 4 ऑक्सीजन है, इसको ट्वाइस कर दिया, लो भाई CO2 बन गया, इधर भी CO2। तो ये तो अपन कहेंगे हमें याद भी रखने की जरूरत है। इसमें आपने कहा लैब में डाइल्यूट HCl ज्यादा इजीली मिल जाएगा, H2SO4 को यूज करना मुश्किल होता है HCl के कंपैरिजन। अब एक बात बताओ तुम मुझे, डाइल्यूट H2SO4 और मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मेरे ख्याल से थोड़ा, चलो ठीक है, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, डाइल्यूट H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो अपन कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना। तो ज्यादा एसिडिक होगा ये वाला। पता, मैं इसलिए वेट कर रहा था, मुझे लग रहा था थोड़ा जल्दी पूछ लिया मैंने, क्योंकि कई बार क्या मैं, मतलब एक हैबिट है कि जब तक मैंने बताया नहीं मैं तुमसे पूछूंगा नहीं, मैं बताने के बाद ही, जब एक बार बता दिया तो आपसे पूछूंगा। इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि जितना मैंने बताया उसी में से ही अपना क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो मैंने बताया वो मेरा एक्सपेक्टेशन होगा कि आपको आना चाहिए, ये मैं गारंटी लेता हूँ। मेरे कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरी कॉलर पकड़ लेना बिल्कुल, कि आपके और बच्चे करते हैं, अपने सेंटर में बच्चे करते हैं, सर आप उनको इतना कॉन्फिडेंस रहता है सर के कंसेप्ट से मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उनको मैं तो क्लास में बोलता हूँ, बोल दूंगा ना कि नहीं यार थोड़ा मुझे हेजिटेशन है इस कंसेप्ट में, रुको ना, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए ना, तुम्हारे लिए तो एक एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो मेरे किसी कंसेप्ट से आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और जो अपन ने, जो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में उसी से ही आएगा। अभी भी बच्चे KVPY दे के आए सैटरडे को, कल मैंने उनसे पूछा भी कि जितना हमने क्लास में जो चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो उन चैप्टर्स में से जो भी क्वेश्चन आया, क्या कोई भी क्वेश्चन ऐसा था जो हमने क्लास में डिस्कस ना किया, कोई भी कंसेप्ट ऐसा था जो हमने क्लास में डिस्कस ना किया? बोले नहीं सर, उसमें से सारा आया।
बाहर कभी। हाँ, बच्चे ऑफलाइन आए थे ना, कल आए थे ना हमारे पास। कल बच्चे आए थे ना ऑफलाइन, वो संडे को, मतलब कल मैं ऑफिस जाता हूँ ना संडे को। अभी तो मैं कुछ दिन और भी मतलब थोड़ा ज़्यादा जाना शुरू करूँगा ऑफिस, वो थोड़ा-सा बैचेस का वो हो जाए, तो मतलब वो डिस्कशन वैसे होता है, मतलब आप अपना स्लॉट बुक करके ना थोड़ा-सा ऑफलाइन आके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, उस टाइप का मैं थोड़ा बनाने वाला हूँ। तो कल वो संडे को जनरली मैं जाता ही हूँ सेंटर, तो वहाँ बैठ के बच्चों से, पेरेंट्स से, अगर कोई बच्चे अपने डाउट भी पूछना चाहे तो वो पूछता है आके, उस टाइप से होता है। हाँ, पनवेल ब्रांच में ही सिखाता हूँ, तब तो तुम लोगों को वापस लिया, तब तो मेरा मूड खराब हुआ ना कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, और नेक्स्ट ईयर तुम्हारे बैच के काफ़ी बच्चे तो मेरे बैच में आएँगे, रीशफल होगा तो। फिर वो बच्चा बैठ के आराम से वो 2 मतलब पूरा साल देखता रहेगा, अरे यार पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो वो मतलब अब इसलिए तो मेरा कल दिमाग खराब हुआ था बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? तो अब अनम्यूट कर दूँ आप लोग को अनम्यूट का परमिशन दे दूँ? चलना हाँ, अनम्यूट का परमिशन दे देते हैं ना, अपने पास अब कोई ऐसा नहीं है। अपन ने वैसे भी मीटिंग लॉक कर रखी है ना? कोई बात नहीं। तुम लोग अनम्यूट कर सकते हो और बोल भी सकते हो। मैंने तुम्हारा अनम्यूट का परमिशन दे दिया मैंने। आप लोग बोल सकते हो बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? तो अब ना इसलिए तो कल मुझे मूड खराब तो यही हुआ ना मेरा कि यार मतलब सिलेबस इतना पीछे चलेगा तो अपन क्या करेंगे फिर, कैसे बताओ? और नेक्स्ट ईयर फिर मुझे अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीशन भी चाहिए, 11th का रिवीजन भी नेक्स्ट ईयर वापस चाहिए, क्योंकि अभी आपके बैचेस जो हैं 11th 12th वाले, उनका तो रिवीजन चल रहा है। लास्ट क्लास में उनका आयनिक रिवाइज हुआ, आयनिक, केमिकल इक्विलिब्रियम, रियल गैसेस, ये सारा पैटर्न की रिवाइज हो गया। 11th का रिवीजन 12th क्लास वाले बच्चों को बहुत सारा पार्ट होता है बेटा, बहुत सर रिजल्ट को। हाँ, सर ऑर्गेनिक के बारे में हमारा कवर अप होगा इस बार? देख स्कूल वाला पार्ट तो मैं कर दूंगा। ओके स्कूल वाला पार्ट क्योंकि स्कूल में जो भी आएगा ना वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? और उसके बाद फिर अपन कितना कर सकते हैं, फिर अपन छुट्टियां नहीं लेने वाले, क्योंकि अब अपन बहुत ज्यादा पीछे हो गए, अब छुट्टियां नहीं हो सकती हैं। हाँ सर। अब तुम लोग टेंशन मत लो, अपन कैसे करेंगे मैं बताता जाऊंगा। यहाँ रहने में बस यही एक दिक्कत है ओके मुझे। सर। ठीक है, बीच बीच में क्रो की आवाज आएगी, उसको इग्नोर करना थोड़ा है, अभी उनको भगा देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बात कर रहा था पता है क्या, डाइल्यूट HCl ना, डाइल्यूट H2SO4 होगा ना, तो ये H प्लस साइन ज्यादा देगा सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड में पता क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा ना, तो H2SO4 जो H प्लस साइन डिसोसिएट होगा ना और HSO4 नेगेटिव, तो इसमें अगर H प्लस साइन बहुत ज्यादा हुआ तो बाकी को वो डिसोसिएट नहीं होने देगा, ये डिसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि पहले से अगर H प्लस साइन उधर थोड़ा भी H प्लस साइन आ गया, तो थोड़ा सा H प्लस साइन आने के बाद फिर वो क्या करेगा, बाकी जो है ना H2SO4, मान लेते हैं कि अपने पास 5 ग्राम है, तो 1 ग्राम तो डिसोसिएट हो जाएगा, H प्लस साइन देगा, वो 4 ग्राम को डिसोसिएट नहीं होने देगा, बिकॉज सोल्यूशन H प्लस साइन से सैचुरेटेड हो जाएगा, तो डाइल्यूट है। अगर डाइल्यूट होगा तो ये सोल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हो पाएगा H प्लस आयन से जल्दी, मतलब जितना भी H2SO4 आप डालोगे, सबके सब H2SO4 अपन को H प्लस आयन देंगे। इसका मतलब डाइल्यूट H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन कंसंट्रेटेड, उसमें सैचुरेशन आ जाएगा कंसंट्रेटेड। तो अगर 5 ml इसका ले लें, 5 ml इसका ले लें, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें सैचुरेशन आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, इसलिए डाइल्यूट वाला ज्यादा एसिडिक होगा, ये डिसोसिएट होता रहेगा ना, सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा। सो डाइल्यूट वाला ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे। अब इसमें अपन ने CO2 देख लिया भाई, CO2 के रिएक्शंस भी देख लिए। अब CO2 का ज्यादा रिएक्शन अपन को देखने की जरूरत नहीं, वो एसिडिक गैस है। बाकी अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट पॉइंट अपना होगा 5th, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ, ठीक है ना, सिलिकॉन देख लेते हैं। तो एक तो होता है SiCl4, एक होता है R2SiO, और एक होता है दैट इज SiO4, दीज आर सिलिकेट्स। ये सिलिकेट्स है, ये सिलिकॉन्स है, और ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है। ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, लाइक दैट वी कैन राइट। ठीक है ना?
तो ये कंपाउंड्स हैं। बाकी अपन को थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख सकते हैं, जैसे और इसके वो एलॉयज वगैरह भी बनेंगे, तो एलॉयज में इतना सारा नहीं होगा, बस इतना काफी है। अब अपन एक बात कर लेते हैं भाई, पहले अपन ये तो रिएक्शंस और ये कंपाउंड मैं आपको पढ़ाऊंगा, कुछ आपको सर ने सिलिकेट्स पढ़ाए क्या? बेटा केमिकल बॉन्डिंग में सिलिकेट पढ़ा है आपको? सिलिकेट्स पढ़ा है क्या? नहीं है याद, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो मैं देख लूंगा उसको। अब मैं इसको हटा देता हूँ, सिलिकेट्स में खुद ही पढ़ा दूंगा, फिर इसमें ही पढ़ा दूंगा। अब अपन क्या करेंगे ना, जैसे ये कंपाउंड है ना, तो इसमें जैसे मैं बता रहा था, पहले तो अपन देख लेते हैं भाई अकरेंस क्या है। अब नहीं पढ़ाया, हो गया मेरे काम में, तो मतलब ना तुम लोगों के साथ पागल होने वाला हूं अब मैं, ठीक है ना? चलो देखते हैं अपन। तो कार्बन तो नेचुरली अकर करेगा ही करेगा, होल के फॉर्म में भी होगा, डायमंड के फॉर्म में भी होगा, है ना? तो कार्बन के लिए तो अपन को लिखने की जरूरत नहीं है कि उसके और कौन कौन से होंगे। सिलिकॉन के लिए लिख लेते हैं अपन कि भाई सिलिकॉन जो होता है, सो सिलिकॉन एग्जिस्ट, है ना? सिलिकॉन एग्जिस्ट करेगा बिकॉज उसका और देख लेते हैं अपन, सिलिकॉन का क्या और होगा। सो सिलिकॉन पहले अपन ये देख लेते हैं भाई, सिलिकॉन इज द second most after oxygen, second most abundant element in the earth crust, element in earth crust, the second most abundant element in the earth crust, that is silicon. Silicon exists as silicates. देख सिलिकॉन का मतलब है, सीधी सीधी बात है भाई, पत्थर की बात कर रहे हो आप, और जितने और होंगे उन सब में मिट्टी पत्थर तो होता ही होता है। आप उसे गैंग्यू बोल दो, कुछ भी बोलो, तो सिलिकेट्स मींस इट इज, सीधी सीधी बात, वो डिफरेंट टाइप के पत्थर होंगे, जिनको मैं स्ट्रक्चर की भी बात कर रहा था कि आपको स्ट्रक्चर बताया क्या, सिलिकेट्स बताए सबने। तो सिलिकॉन मींस इट इज, चाहे एल्यूमिनियम का ओर होगा माइका, उसमें भी सिलिकॉन है, चाहे आप फ्लोरीन का ओर देखोगे उसमें भी सिलिकॉन है, मतलब सभी में सिलिकॉन होता है। क्ले मीन सिलिकॉन, तो सिलिकॉन सभी में प्रेजेंट होगा। सो इट एग्जिस्ट एज अ सिलिकेट, है ना? और एग्जिस्ट एज सिलिकेट एंड सिलिका इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये सिलिकॉन हो गया। जर्मेनियम जो होता है वो काफी ट्रेसेस में होता है, तो जर्मेनियम होगा तो वो ट्रेसेस में होगा। G exist as traces, exist in traces as GeO, और जर्मेनियम ऑक्साइड जैसे एग्जिस्ट करता है नेचर। फिर अपन लिखेंगे दैट इज, फिर अपन टिन की बात करेंगे, तो टिन एज एसएन ना, दैट इज अ टिन, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, एसएन मतलब अपन टिन की बात कर रहे हैं। इट एग्जिस्ट एज द ओर, जिसको अपन कैसेटराइट बोलते हैं, कैसेटराइट बोलते हैं। द कैसेटराइट ओर इज टिन का ऑक्साइड होगा, जैसे इसका ऑक्साइड था ना, वैसे इसका भी ऑक्साइड होगा। लेकिन ये कैसेटराइट अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसकी पूरी मेट्रोलॉजी पढ़नी होती है अपन को, ये अपने मतलब 12th क्लास में पूरा सिलेबस में होगा। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा लेड की। लेड एग्जिस्ट एज और, दैट इज कॉल्ड गैलेना, ये इसका इंपॉर्टेंट और है। और भी और पढ़ेंगे, लेकिन वो मेटलर्जी और में पढ़ेंगे, कितने और होते हैं, कितना मेटलर्जी होगा, वो सब अपन कोर्स में अगर में पढ़ सकते हैं, ठीक है? ट्रेसेस का मतलब हो गया कि माइन्यूट क्वांटिटी में, लेस देन 1%। अगर लेस देन 1% है तो अपन उसे ट्रेसेस मानते हैं, ठीक है ना? तो जर्मेनियम लेस देन 1% होगा, और प्योर जर्मेनियम इज जनरली यूज्ड टू मेक द सेमीकंडक्टर्स। जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, दे आर यूज्ड टू मेक द सेमीकंडक्टर्स, ठीक है? हाँ भाई, और जो चीज समझ में ना आए उसको मना करना तुम्हें आना चाहिए, और जो चीज पूछनी है उसको पूछने में कोई शर्म नहीं करना। आप बोल देना मुझे 1 मिनट लगेगा उसको वापस समझाने में, इसलिए आपको जो समझ में ना आए आप बता देना कि भैया हमको ये समझ में नहीं आया, आप बता दो, ठीक है? अब मैं बात करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज की।
तो ये तो अपन ने अकरेंस लिखा, दूसरा अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखा है। दूसरा अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखा है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक तो अपन आयनाइजेशन एनर्जी लिख लेते हैं, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक तो अपन आयनाइजेशन एनर्जी लिख लेते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियस सी बात है, अपन सबको पता है टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होगा बिकॉज साइज इंक्रीज होगा। सो आयनाइजेशन एनर्जी, ये नॉन मेटल था, इसकी ज्यादा होगी, सिलिकॉन मेटलॉइड है। फिर अपन जर्मेनियम की बात कर लेते हैं, और फिर अपन क्या कर लेते हैं, टिन, और उसके बाद अपन लेड की बात कर लेते हैं। अब अपन को एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, ये पीबी है, यहां पर अपन टीएल लिखते हैं, यहां पर बिस्मथ लिखते हैं, ये अपन सबको पता है। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा। इनमें होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से इनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, तो इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग थोड़ी वीक होती है। तो फिर उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी ना इसमें, क्योंकि इनमें एफ ऑर्बिटल भी होते हैं ना, इनर एफ ऑर्बिटल, जिसकी वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है। तो उसकी वजह से अपन क्या करेंगे कि एफ ऑर्बिटल की वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से थोड़ा ज्यादा होता है। इनका आयनाइजेशन एनर्जी इसका ज्यादा होगा इससे, इसका ज्यादा होगा इससे, इसका ज्यादा होगा इससे। ये आयनाइजेशन एनर्जी अपन ध्यान रखें, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब भी इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा तो अपन को इन एलिमेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, या इन एलिमेंट्स के बारे में जब भी कोई चीज पूछेंगे अपन से, वो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा अगर उन एलिमेंट के बारे में कुछ पूछा जाएगा अपन से। दूसरा अपन लिख लेते हैं, फिर ज्यादा अपन को वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जरूर पूछ लेते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जरूर पूछ लेते हैं। तो कार्बन तो नॉन मेटल होता है, उसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर 2.4 तो पड़ी हुई है अपनी, पीरियोडिक टेबल में काफी सारा पड़ा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इसलिए अपन को इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। तो अपन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन से जरूर पूछेंगे कि भाई बताओ किन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, तो फिर अपन को बताना पड़ेगा। तो मेटलाइट्स, सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, थोड़ा सा टिन में भी वैसे ही होता है, तो उसकी भी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो उसमें अपन से क्वेश्चन बिल्कुल पूछेंगे, जरूर पूछेंगे अपन से, अपन को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन को पता होना चाहिए। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें अपन तो अपन कहेंगे देखो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों अलग अलग बातें। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है हम क्रिस्टल लैटिस की बात करेंगे, वो पैकिंग की ना, सॉलिड पैकिंग की बात करेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करना है तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, मुझे वेपराइज करना है उसको। वैसे जनरली अगर देखा जाए तो सभी में जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्डिंग पे। और मेटेलिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करेगा वो तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, अभी फजालूल में पढ़ना है अपन को। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, जिसके जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा उसका मेटेलिक बॉन्डिंग। तो अपन कहेंगे भाई देखो, इसमें अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करनी है, आपको मेटेलिक बॉन्डिंग की बात करनी है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली बात है ज्यादा ही होना चाहिए। वो क्यों? अगर डायमंड होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो 3800 होता है डिग्री सेंटीग्रेड, 4000 केल्विन से ज्यादा होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा ही होगा। उसके बाद सिलिकॉन होता है, फिर जर्मेनियम होता है, फिर अपन कहेंगे टिन और लेड। लेकिन अब वही बात ना कि इसमें 2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, इसलिए अपन कहेंगे इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन ना 4 तो हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तो है, लेकिन इसका +2 2 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 4। तो फिर उस केस में क्या होता है, फिर अपन को इसको कहां लिखना पड़ेगा, यहां मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक होगी इससे। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में जैसे मैंने आपसे कहा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है।
इसमें यही रहेगा, क्योंकि एक बार अब मेल्टिंग पॉइंट अगर ये मेल्ट हो गए तो अब तो हम वेपराइजेशन की बात करेंगे ना, तो जिसका साइज बड़ा, जिसका मेल्टिंग इसमें जिसमें बॉन्डिंग ज्यादा थी उसको वेपराइज करना भी मुश्किल होगा, और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हम बता देंगे कि भाई देखो ऐसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपने लिए ये थी और ये थी। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा अपन से पूछते नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अगर अपन को याद नहीं भी रहा तो भी चलेगा, बस ये वाले पार्ट को ध्यान रखो जो अपने कॉमन सेंस, क्योंकि भाई कॉमन सेंस तो अपना यही कहता था कि भाई डायमंड के फॉर्म में रहा तो 44,000 रहेगा, तो इसका ज्यादा होना चाहिए इससे। अब डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट तो पत्थर से ज्यादा ही होगा। मेल्टिंग पॉइंट यस सर। पीबी का ज्यादा इसलिए है क्योंकि अगर मेल्ट हो गए तो ये दोनों दूर दूर होंगे, और ये मेल्ट हो गए तो ये भी दूर दूर होंगे, तो इनमें जो अट्रैक्शन होगा ना और इनमें जो अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अब तो सॉलिड में पैकिंग थोड़ी है इनकी जो मुझे वाइब्रेट करके ब्रेक करना है, अब तो ये ऑलरेडी दूर दूर है, मुझे वेपराइज करना है, इसका वेपराइजेशन इजी होगा या इसका वेपराइजेशन इजी होगा, तो अपन कहेंगे टिन का वेपराइजेशन ज्यादा इजी होगा, क्योंकि इसमें मेटेलिक रिएक्टर है, इसका साइज भी बड़ा है, इसमें पैकिंग भी ज्यादा होगी, पैकिंग भी ज्यादा होगी, इसका साइज भी बड़ा होगा। तो अब भाई एक था कि मुझे ऐसे क्लोज पैकिंग थे, इधर ये क्लोज पैकिंग थे, जब मुझे इनको हटाना था, दूर दूर करना था। अब क्या है कि अब ये आपस में दूर दूर हो गए, मतलब एक इधर आ गया एक इधर आ गया, अब इनको रिमूव करना इजी है, इनको वेपराइज करना है या इनको वेपराइज करना इजी है, तो अपन कहेंगे अगर बड़े साइज होंगे ना तो उनमें वंडरवॉल अट्रैक्शन ज्यादा होता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा होता है, और वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो उनको वेपराइज करना मुश्किल होगा। तुम लोगों ने वंडरवॉल फोर्सेस पढ़े? यस सर, वंडरवॉल वो फोर्सेस पढ़ा है। है ना, पढ़े ना? यस सर। तो वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, अगर सरफेस एरिया बड़ा होगा तो वंडरवॉल फोर्सेस भी ज्यादा। तो ये तो पहले से सॉलिड से अब वो दूर दूर हो गए ना, मेल्ट होके दूर दूर होंगे तो फिर उनमें वंडरवॉल फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, इसलिए वो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ना इसका ही होगा इससे। तो मेल्टिंग पॉइंट में अपन कहेंगे भाई फिर तो सीधा सीधा अपन को पता चल गया कि कैसे अपन को मेल्ट करना है, उनको वेपराइज करना है, क्योंकि पहले यहां पर क्या था, ये प्रॉब्लम आ रहा था, इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग थी इससे, लेकिन अपन कह रहे थे कि भाई इधर इधर भी अपन +4 इसको भी +2 लिख लेते हैं, लेकिन इसमें क्या आ रहा था, एफ इलेक्ट्रॉन थे मेल्टिंग पॉइंट। अब एफ इलेक्ट्रॉन थे तो ऑब्वियस सी बात है, दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा ना, इधर से इधर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो ऑब्वियस सी बात है इसका, जब ये पीबी की बात कर रहा हूं मैं, जब पीबी होगा तो इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें वैलेंस शेल में एफ इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। अगर एफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या होगा, फिर तो इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इनकी पैकिंग बहुत अच्छी होगी एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अपन ने इसको पैकिंग अच्छा था क्योंकि ये पास पास थे ना, अगर ये काफी पास पास होंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन जो इनके हैं उनका तो पुअरेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, उनका तो पुअरेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अपन कहेंगे ठीक है, अब लेकिन इसमें हमने मान लिया कि भाई इसमें पुअरेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट था, तो इसमें न्यूक्लियस का दो एटम के आपस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में इतने ज्यादा अट्रैक्टेड थे कि उनको सेपरेट करना मुश्किल हो गया, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इसमें क्या प्रॉब्लम है, अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भाई इसमें ये दूर दूर होंगे, लेड ये मेल्ट होके दूर आ गए, ये मेल्ट होके दूर आ गए, अब मेल्ट होके अगर दूर आ गए तो उसी को दूर अज्यूम कर लेते हैं, ये सॉलिड था ये लिक्विड है। अब टिन की बात कर लेते हैं, टिन में क्या था, टिन में जो ऐसे थे ना, टिन वाले टिन में ऐसे था साइज, तो पहले भाई टिन में क्या प्रॉब्लम था, तो अपन कहेंगे देखो टिन में क्या था कि इसका न्यूक्लियर चार्ज, इसमें एफ इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, तो फिर इसके जो एटम आपस में अट्रैक्टेड होंगे ना, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे जो न्यूक्लियस में अट्रैक्टेड होंगे वो इसके कंपैरिजन में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के न्यूक्लियस में कम पैक्ड होंगे। तो फिर बोलो सर एक जन वेटिंग रूम में। मतलब उसको लिया जाए या ना लिया जाए? लिया जाए सर, वो अपने उसने ग्रुप में मैसेज डाला है।
अच्छा, उसने ग्रुप में मैसेज डाला, तब ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, तो अपन इसमें ना, हाँ मैं बात कर रहा था कि भाई इसमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से वो ज्यादा अट्रैक्टेड थे इधर न्यूक्लियस में, इधर कम अट्रैक्टेड हो गए। अच्छा, कम अट्रैक्टेड हो गए इधर, तो अपन कहेंगे भाई इसमें इनको सेपरेट करना आसान होगा, इसमें थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। इसको ज्यादा मुश्किल था एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसका थोड़ा कम हो गया। तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम था भाई, इसमें ना ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, इनमें मेटल में प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग की आप बात कर रहे थे यार, इसलिए उन दोनों में चेंज हो रहा था। तो इसमें क्यों नहीं हुआ फिर? हाँ, तो इसमें तो ये दूर दूर हो गए ना, तो जो एफ इलेक्ट्रॉन का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट था और जो इधर भी ये दूर दूर हो गए, तो इनका जो आपस में अट्रैक्शन था वो तो रेगुलर वेरिएशन में आ गया। तो अब ये अगर दूर दूर हो गए तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब उतना ज्यादा इफेक्टिवली इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा इफेक्टिवली अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जितना ये। तो उसको चेक करें, राइट ना, तो अपन उसको चेक कर लेंगे, तो अपन बता देंगे इसमें। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसमें अपन वैसे ही बता देंगे कि भाई देखो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि कार्बन में पैकिंग, जो पैकिंग सॉलिड्स है ना सारे के सारे, तो जब अपन ने मेल्ट किया तो थोड़ा सा इनर्ट पेयर की इफेक्ट की वजह से इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। इसमें चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग में थोड़ा सा ये मेल्ट इजीली हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसको बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। लेकिन इधर फिर क्यों चेंज नहीं हुआ? तो इधर वो इनर्ट पेयर इफेक्ट ना, अब यहां पर जब एक बार लिक्विड में कन्वर्ट हो गए तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाता। ज्यादा डोमिनेट कब करता है? जब वो सॉलिड में होता है, जब वो पास पास होता है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है। ठीक है ना, इसमें वो डोमिनेट नहीं कर पाएगा। तो फिर बता सकते हैं भाई ठीक है, विल राइट लाइक दैट। अब अपन बता सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब एक होता है कैटनेशन प्रॉपर्टी, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में अपन को एक बात पता है कि भाई देखो, मेल्टिंग में भर थोड़ा सा इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें याद रखना है, बॉइलिंग में अपन को कोई ऐसा इनर्ट पेयर इफेक्ट याद नहीं है। दूसरा अपन लिखेंगे दैट इज कैटेनेशन। अब कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है, इस पे कभी कभी अपन से पूछ लेते हैं, डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं इसको, व्हाट इज कैटेनेशन प्रॉपर्टी लिखो, तो अपन कहेंगे ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म bond with its own atom, with its own atom, and with other atoms of nearly same bond strength, same bond strength, of nearly same bond strength। ये तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसका मतलब ये हो गया, कार्बन तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से भरा पड़ा है ना, तो कार्बन का मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से बनता है। सो कार्बन हैज द एट हाईएस्ट, मतलब इनका कोई कंपैरिजन नहीं है इसके साथ। सिलिकॉन के सारे कंपाउंड नहीं बनते, लेकिन अपन बताएंगे कार्बन का बहुत बहुत ज्यादा होता है सिलिकॉन से, फिर जर्मेनियम से, फिर टिन से, और फिर लेड से। कार्बन हैज मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी, वो तो बहुत 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 ज्यादा है बाकी सबसे। सो कार्बन हैज हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, कार्बन हैज हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी अब आपने लिखा बिकॉज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ, आपके डेफिनेशन के हिसाब से कि एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाने का, बिकॉज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन, अभी कार्बन तो पूरा हाइड्रोकार्बन से अपन लिख सकते हैं उसमें, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन नाइट्रोजन। इनका बॉन्ड एनर्जी ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। अब अगर इनका बॉन्ड एनर्जी एक जैसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी, भाई कार्बन अपने आप में ही पूरा केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वो इसलिए बिकॉज इसकी बॉन्ड एनर्जी और इसकी बॉन्ड एनर्जी नियरली सेम होती है, इसलिए कार्बन
मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना लेता है, और इतने सारे कंपाउंड अगर किसी एलिमेंट के बनेंगे तो अलग से केमिस्ट्री पढ़नी होती है उसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So that is the catenation property because of bond strength of the element is nearly same, है ना? Bond energy of this is nearly same. That's why it has maximum catenation property. अब अपन बात कर सकते हैं catenation property के बाद कुछ पॉइंट्स और लिख लेते हैं अपन ऐसे. That is, we'll write that oxidation state. अब oxidation state तो बताने की जरूरत नहीं भाई, दो टाइप के oxidation state होंगे. Oxidation state. अभी अपन कहेंगे एक तो +2 होता है, और स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं डायरेक्टली, ज्यादा लिखने से अच्छा है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह आप काफी कुछ पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ चुके हैं. तो कार्बन का जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा सिलिकॉन के +4 से, और ज्यादा स्टेबल होगा लेड +4. अब इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई इसमें सिलिकॉन जर्मेनियम लिख लेते हैं +4, सभी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये ज्यादा स्टेबल होगा 10+4 से, और ये ज्यादा स्टेबल होगा लेड +4 से. लेकिन अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल होगा 10+2 से, ये ज्यादा स्टेबल होगा जर्मेनियम +2 से, ज्यादा स्टेबल होगा Si+2 से, और ज्यादा स्टेबल होगा कार्बन +2 से, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं. अगर मैं पूछूंगा टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, +4 वाला ज्यादा स्टेबल है या +2 वाला ज्यादा स्टेबल है? इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? इसमें तो सबको पता है Pb+2 is more stable than Pb+4. इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो अपन कहेंगे देख भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट ना सिर्फ लास्ट एलिमेंट में होता है, तो इसमें +4 ज्यादा स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा. बिल्कुल सही, राइट ना? तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर ऐसा है तो अपन कहेंगे ठीक है, देयरफॉर आई कैन राइट दैट, सो PbO2 अगर है इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. स्ट्रॉन्ग भी लिखेंगे तो भी चलेगा. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. ये +4 है, ये +2 में जाना चाहता है बिकॉज वो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बट Pb+2 is not reducing agent. Reducing agent. Reducing agent वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, यही तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका. लेकिन अगर अपने पास ऐसे है SnO2, that is a strong oxidizing agent, and Sn+2 is a reducing agent, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है बिकॉज इसका तो +4 ज्यादा स्टेबल होता है. तो इससे अपन को काफी सारे क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं एग्जाम में. तो स्टूडेंट को लगता है कि भाई स्टेबिलिटी यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रहा है, ये सबसे कम स्टेबल है तो यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा होगा, ये इंक्रीज नहीं हो रहा है. अपन कहेंगे भाई इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट है, लेकिन बाकी सभी केसेस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, बाकी सभी केसेस में उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है क्योंकि. ठीक है ना? अब अगर अपन चेक करें इसमें रिएक्टिविटी की बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स. तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स में अब आप लोग लिख लो, मैं डिक्टेट कर देता हूं. सो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. कार्बन तो डायमंड फॉर्म में रिएक्ट ही नहीं करता. सो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, ये तो पत्थर वगैरह है, ये थोड़ी रिएक्ट करेगा. टिन तो रिएक्ट करेगा, उसमें H2S पास करोगे अभी प्रेसिपिटेट बन जाएगा उसका. सो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट increases down the group. Down the group. ठीक है ना? बट लेड जो होता है ना, लेड बिकम्स पैसिव. अगर वो लेड शीट वगैरह होगा ना तो अपन कहेंगे लेड बिकम पैसिव. पैसिव मतलब इनर्ट. लेड बिकम्स पैसिव. पैसिव मतलब हो गया इनर्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर.
ऑफ ऑक्साइड लेयर। अब ये ना ऑक्साइड लेयर वाले पार्ट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ये है क्या, ऊपर वाले पार्ट को हटाता हूँ इसको, है? होता क्या है ना, कुछ मेटल्स के ऑक्साइड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, कुछ मेटल के ऑक्साइड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, HCl से रिएक्ट करेगा, H2SO4 से भी रिएक्ट करेगा, बैलेंस कर लेंगे। इसमें भी ऐसे Al2SO4 थ्राइस प्लस H2 बनाएगा, बैलेंस कर लेंगे। लेकिन ये इससे रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये भी तो एसिड है, मिनरल एसिड ही तो है। इससे रिएक्ट इसलिए नहीं करेगा बिकॉज व्हाट हैपेंस, दीज टू आर नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा ना, एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज करके Al2O3 बना देगा। मतलब मेरे पास जो एल्यूमिनियम शीट रहा होगा ना, ये ऐसे अपने पास एल्यूमिनियम शीट है। अब ये शीट पे क्या होगा, जैसे अपन ने इस शीट पे HNO3 ऐड किया ना, तो इसके सरफेस पे Al2O3 बन गया, बाहर वाले सरफेस पे, आउटर सरफेस पे। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब ऑब्वियस सी बात है, एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल बन गया कंपाउंड उसके सरफेस पे, तो अंदर वाले एल्यूमिनियम एटम रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अपन कहेंगे एल्यूमिनियम डजंट रिएक्ट विद HNO3 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। तो सरफेस पे ऑक्साइड लेयर बन गया, इसलिए अंदर वाला एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं कर पाएगा, फिर उसकी रिएक्टिविटी नहीं होती। तो ऐसे ही इसमें लेड में होता है। लेड में क्या होगा, लेड ऑक्साइड का जो ऑक्साइड लेयर बनेगा ना, इट बिकम्स पैसिव। तो एल्यूमिनियम डजंट रिएक्ट विद HNO3 बिकॉज इट बिकम्स इनर्ट या पैसिव ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। सो बहुत सारे मेटल्स होते हैं ऐसे, तो अपन उसको धीरे धीरे लिखेंगे भी। एल्यूमिनियम भी होता है, बेरिलियम भी होता है, लेड भी होता है, ठीक है ना। ये सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें ऑक्साइड लेयर की वजह से उनका रिएक्टिविटी नहीं होता है, दे बिकम पैसिव, ठीक है ना। तो ऐसे अपन बता सकते हैं, दैट इज व्हाट आई मीन बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, है ना। इट बिकम पैसिव ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, अब थोड़ा सा लिखो, मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप लोग लिख लो। द कंपाउंड ऑफ कार्बन, द कंपाउंड ऑफ कार्बन, ये वाला पार्ट हटा दूं मैं, इससे हटा देता हूं इसको, ये ऐसे आप बना देना, इसको बैलेंस कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन ने लिखा द कंपाउंड ऑफ कार्बन, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा था मैं, द कंपाउंड ऑफ कार्बन CCl4 लिखते हैं, like CCl4, that is carbon tetrachloride, carbon tetrachloride, carbon tetrachloride do not show hydrolysis, do not show hydrolysis due to absence of d orbital, due to absence of d orbital, d orbital। बाकी सब हो सकता है, बाकी सब में तो d orbital होगा, और d orbital होगा तो वो हाइड्रोलाइज हो सकता है। तो जो कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी होती है, thus the maximum valency of carbon is 4, the maximum valency, covalency of carbon is 4। अब ना इस पार्ट को मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको, नोट नहीं लिखा मैंने। The compound of carbon like this do not show hydrolysis due to absence of d orbital। अच्छा, डू शो लिख दिया, डू के आगे हाँ हाँ हाँ, डू नॉट शो है,
So do not show hydrolysis due to the absence of d orbital. Yes, sir. Thus the maximum covalency of carbon is 4. अब पता क्या होता है, जैसे अब एक बात को ध्यान रखो, तो क्वेश्चन भी अपन से कई बार पूछ लेते हैं। देख, एक बात होता है कि भाई कोवेलेंसी ऑफ एलिमेंट, अगर मुझसे ना आप किसी का कोवेलेंसी पूछोगे ना, तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सेप्ट फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि फ्लोरीन कितने भी इलेक्ट्रॉन हो एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। ऑक्सीजन कितना भी उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो 3 से ज्यादा नहीं बनाएगा। कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो बना देगा थोड़ा ज्यादा, लेकिन वैसे नहीं बनाता। तो इन दोनों एलिमेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी की कोवेलेंसी अपन बता सकते हैं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना कोवेलेंसी होगा। तो मुझसे कहा गया कि भाई अच्छा ठीक है, तो बताओ। नाइट्रोजन की एग्जांपल ले रहा हूं मैं। कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन ऑफ या कार्बन ले लेते हैं अपन। कोवेलेंसी ऑफ कार्बन उनको पता है 4 होगा, क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा कोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन, तो अपन कहेंगे कोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन, तो 7 हो जाएगा। 7 बॉन्ड बना लो। अच्छा, तो क्लोरीन 7 बॉन्ड बना सकता है? हाँ, बना सकता है। HClO4 लिखो, इसमें क्लोरीन 7 बॉन्ड बनाएगा। ये लो, Cl है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 6 और 1 7, 7 बॉन्ड है ना। पीरियोडिक टेबल में आपने कैलकुलेट करना सीखा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स। Yes, sir. तो लेकिन अगर तो यहां पर कोवेलेंसी कितना होगा? कोवेलेंसी ऑफ Cl 7। लेकिन अगर मुझे ऐसे क्यों बनाना HClO3, तो मैं कहूंगा इसमें, तो अपन कहेंगे अच्छा भाई इसमें तो 7 नहीं होगी, फिर तो मैं ऐसे लिखूंगा 3 ऑक्सीजन थे और 1 हाइड्रोजन था, ऐसे लिखूंगा। तो कितने बॉन्ड बनाए इसने? 5। सो कोवेलेंसी इज 5। मतलब मुझे कोवेलेंसी 2 तरीके से पूछी आपने। अगर आप मुझे एलिमेंट की बात कर रहे हो तो मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर बता दूंगा, और अगर आप मॉलिक्यूल देके पूछ रहे हो, मतलब उसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं उसके अराउंड, वो बतानी है मुझे। 2 तरीके से पूछ सकते हो आप। अगर आपने क्वेश्चन में पूछा कि उसकी कोवेलेंसी कितनी है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करूंगा। एक्सेप्ट फ्लोरीन ऑक्सीजन, अच्छा उसमें नाइट्रोजन नहीं लिखा अपन ने, नाइट्रोजन भी लिखना पड़ेगा, नाइट्रोजन भी होगा, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कभी नहीं बना पाएगा ना। नाइट्रोजन भी नहीं बना सकता 5 बॉन्ड कभी। क्यों? उसमें 4 ही ऑर्बिटल तो होते हैं, एक s होगा और 3 p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो ये तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। एक s ले लो, 3 p ले लो, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो 4 से ज्यादा बॉन्ड बन ही नहीं सकते उसके। तो अपन कहेंगे भाई लेकिन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 होते हैं। हाँ, इसलिए तो अपन ने एक्सेप्शन में लिखा कि वो नहीं कर सकते, बाकी सब में अपन कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, अपन से पूछा अच्छा बताओ HNO3 से ज्यादा ऑक्सीजन अपन कहीं और ऐड नहीं कर सकते। भाई HNO3 तो बनता है नाइट्रोजन में, मैक्सिमम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। अब इसमें कितने बॉन्ड बनाओगे आप नाइट्रोजन के अराउंड? बताओ। 4। वही कोवेलेंसी। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब नहीं पता था अपन को तो क्या करते थे? फॉर्मल चार्ज लिखते थे उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, हेड ऑफ एरो की तरफ एक इलेक्ट्रॉन देके ऐसे बना देते थे। लो भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब उसमें पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होता है। ये फॉर्मल चार्जेस हो गए। जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊंगा, अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो उसमें माइनस लिख दो, इसमें प्लस लिख दो, हो गया। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर दिखा दिया मैंने, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्जेस। तो अपन बता सकते हैं कि नाइट्रोजन के अराउंड में 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता,
क्योंकि ऑर्बिटल ही उसके पास 4 है, डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है, इनके पास डी ऑर्बिटल है, इसलिए आप इतना बता रहे हो कोवेलेंसी 7 तक हो जाएगा। कोवेलेंसी वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया? कई बार अपन से क्वेश्चंस पूछते हैं कोवेलेंसी में, तो मैंने आपको कोवेलेंसी का मीनिंग समझाया कि भाई कोवेलेंसी होती क्या। बाकी सब में नाइट्रोजन के अलावा बाकी सब में डी ऑर्बिटल होगा, डी ऑर्बिटल होगा तो एक्सपेंडेड कोवेलेंसी होगी फिर तो फिर कहेंगे बाकी अदर्स। तो पहले मैं एक बार हाइड्रोलाइसिस देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा, अब कार्बन में क्या होता है कि जैसे 4 Cl हो गए, देयर इज नो डी ऑर्बिटल इन दिस, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। तो उससे हमें हाइड्रोलाइसिस में क्या हुआ, तो अच्छा देखो हाइड्रोलाइसिस होता है ऐसे, जैसे SiCl4 है, तो अगर SiCl4 होगा ना तो इसमें हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा, इसके पास डी ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, वाटर से इलेक्ट्रॉन लेगा, वाटर के पास लोन पेयर है ना, तो जैसे अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं ना, ये वाटर से अपने डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन ऑफ वाटर, ऊपर लिखना पड़ेगा, वो नहीं दिख रहा अपन को। तो इसमें क्या होगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन ऑफ वाटर, फ्रॉम ऑक्सीजन ऑफ वाटर इनटू डी ऑर्बिटल। तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा ना तब ऐसे बना देगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे बन जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन बन गया ना, अपन ने कैसे एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया ना, डी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन दिया ना वाटर ने लोन पेयर से, एक लोन पेयर अभी भी उसके पास है, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन लेके उसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना, जब इसका बॉन्ड बनेगा तो Cl लीव करेगा, तो अगर Cl इससे ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना तो उसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो अपन कहेंगे उस केस में क्या बन गया अपने पास, Cl Si, अब एक Cl बचा, एक Cl तो चला गया, तो दूसरा Cl बचा और एक OH बचा, जो Cl जाएगा ना वो एक प्रोटॉन निकालेगा, इससे प्रोटॉन है H पॉजिटिव, तो उसको इलेक्ट्रॉन देंगे अपन वाला, वो HCl कि एक HCl हट गया, तो ऐसे एक Cl इसका एक OH से रिप्लेस होगा और एक HCl हटाएंगे अपन। इसके पास डी ऑर्बिटल है तो पहले ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो Cl को हटाएगा, नहीं तो Cl नहीं हटेगा, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं था तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाया, तो उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आया, इसलिए उससे Cl नहीं हटेगा, तो उसका Cl OH से रिप्लेस नहीं होगा, जबकि उसके और बाकी सब में सिंस डी ऑर्बिटल है तो वो रिप्लेस होगा, दैट इज हाइड्रोलाइसिस, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है ना, तो ये अपन मतलब बता सकते हैं दैट इज हाइड्रोलाइसिस एंड दैट इज व्हाट वी मीन बाय द कोवेलेंसी। तो अब इनकी बाकी सब में क्या होगा, देयरफॉर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, therefore due to presence of d orbital, other elements can show covalency equal to 6, मतलब बाकी जो एलिमेंट है वो क्या बता सकते हैं, 6 कोवेलेंसी तक शो कर सकते हैं। जैसे इसको हाइड्रोलाइज करेंगे ना अपन, ये 5 बॉन्ड तो अपन को बन ही रहे थे यहाँ पर, तो अगर 5 बॉन्ड बन रहे हैं तो 6 भी बन सकते हैं, क्योंकि वो एटलीस्ट 6 तो बना ही सकता है कोवेलेंसी, क्योंकि 2 डी ऑर्बिटल यूज कर लेंगे, SiOH होल 6 2 नेगेटिव, हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेंगे, SI के अगर 4 OH बॉन्ड बनेंगे ना तो sp3 था और 6 बनेंगे तो sp3d हो जाएगा, ये sp3d D2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 6 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो अगर 6 सिग्मा बॉन्ड होंगे किसी भी, भाई अगर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 है, तो एक S हो गया, 3 P हो गए और 2 D हो गए, sp3d2 हो गए, जितने सिग्मा बॉन्ड उतने ऑर्बिटल लेने पड़ते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन।
किसी भी एटम के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है उतने हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे ये भी बनेगा, SiF6 भी बनेगा। ये तो सिलिसिक एसिड होता है अगर हाइड्रोजन होता तो, है ना, उसको अपन सिलिसिक एसिड बोलते हैं। तो उस टाइप से अपन मतलब बना सकते हैं। और भी मतलब इसके अलावा मतलब GeCl6 भी बनेगा, GeCl6 2 नेगेटिव ऐसे भी बनता है। तो लाइक दैट वी कैन राइट द अदर कंपाउंड्स, दैट इज हाउ वी कैन राइट द कोवेलेंसी। तो ये कोवेलेंसी 6 तक अपन शो कर सकते हैं। अब इसके आगे अपन को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज उनको भी नहीं पढ़ाया था लास्ट टाइम, तो आप लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज भी मैं उनके साथ ही शुरू कर लूंगा, ठीक है। और उनका क्लास जो है कल होगा, और आपका क्लास एक्स्ट्रा लेके मैं बॉन्डिंग खत्म करके ना फिर गैसियस स्टेट शुरू करूंगा, ठीक है ना। उनका भी मैंने यहां तक छोड़ दिया था, लेकिन सिंस आप लोगों को एस ब्लॉक नहीं पढ़ाया था क्योंकि बहुत सारा पार्ट उनको फटाफट समझ में आया होगा इसमें, उसका रीजन है क्योंकि एस ब्लॉक पढ़ चुके थे। तो मैं थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि अपन को प्लान भी करना था कि अपन कैसे करेंगे, कैसे अपन को मतलब अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो वो एक पार्ट था, राइट, ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ा सा देखो, अब अगर तुम लोग वाकई पढ़ना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा कॉपरेट करना होगा, है ना। अगर आपको पढ़ना है तो कॉपरेट करना होगा। अब कॉपरेट कैसे करना होगा, तो अब अपन क्या करेंगे ना, देखो जो उनका नॉर्मल क्लास है वो स्कूल का सिलेबस उनका कंप्लीट करने वाला होगा। उनका सिर्फ एक ही चैप्टर बचा हुआ है फिजिकल में बस, और वो है थर्मोडायनेमिक्स। उसके अलावा उनका ऑलमोस्ट सारा फिजिकल्स इनऑर्बिक खत्म हो गया। थर्मोडायनेमिक्स भी खत्म हो जाएगा, फिजिकल का चैप्टर है तो उसमें कुछ क्लासेस में वो खत्म कर लूंगा, लेकिन सिंस 2 ईयर का बैच होता है तो उनको धीरे पढ़ाना होता है। तो तुम लोग भी पढ़ लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम। लेकिन इसके शुरू करने से पहले तुम्हारा आइडियल गैस मुझे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका ये पार्ट अच्छा होता है उसका थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट अच्छा होता है, ठीक है ना। और उनका बाकी सारा पार्ट कंप्लीट है। ये एक क्लास नेक्स्ट क्लास में या मैक्सिमम होगा तो 1-1.5 क्लास में खत्म हो जाएगा ये वाला पार्ट। फिर आपका एस ब्लॉक भी बचा हुआ है और 13 ग्रुप बचेगा। इसके लिए आपको सेपरेट करना पड़ेगा, उसके लिए तो मुझे एक देखो, थोड़ा सा क्लासेस का नंबर्स अगर बढ़ेगा ना, तो जितना अभी मतलब आप पढ़ लोगे, ऑब्वियसली बात है जब स्कूल होंगे तब तो नहीं होगी क्लास, है ना। तो मुझे ये बताओगे तुम्हारा स्कूल कब मॉर्निंग में होता है, क्या कितने बजे होता है स्कूल? सर डीएवी में बस अभी एग्जाम्स के लिए 3 आवर्स के लिए हो रहा है, बाद में पता नहीं, मे बी इंस्टीट्यूट बताया। अच्छा, 3 आवर्स के लिए मॉर्निंग में कितने बजे होता है? 7:30 टू, राइट ना? सर 12 o'clock तक सर खत्म हो जाएगा। हाँ 12 o'clock खत्म हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली जो AC2 बैच है ना सर उनका 11 o'clock तक एग्जाम खत्म हो जाता है डिस्पोजल। अच्छा, क्योंकि AC2 बैच का आयनिक बचा हुआ है, तो मैं चाह रहा था आयनिक अपन इनके साथ ही कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा है। मतलब वो भी मुझे सोचना पड़ेगा, भाई ये चले तो ये ना चले, राइट ना। क्योंकि एक ही पार्ट कर पाएंगे। अगर मैं कहूंगा ना ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तुमको लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे ना कहीं हमें थोड़ा कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। ये मैं आपका कर दूंगा, सेपरेट भी करना पड़ा तो कर लेंगे अपन एस ब्लॉक को और 13 ब्लॉक को, ये अपन AC2 के साथ कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो बच्चे मॉर्निंग में पढ़ लेते हैं, वो कहते हैं सर हमको मॉर्निंग की क्लास दे दिया करो। सर टाइम के नहीं, वो 7 to 9 करते हैं क्योंकि मॉर्निंग का क्लास वो तो नहीं हो पाएगा। तुम लोग बता रहे ना DAV में ऐसा नहीं हो पाता। सर पर हमारा परसों तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद मॉर्निंग 7 to 9 हो सकता है। सर स्कूल नहीं रहा तो हो सकता है डीएवी। अच्छा, तो मैं आपसे मतलब तुम लोग से ना सेपरेटली अपन डिस्कस कर लेंगे एक बार, ओके सर। ठीक है
एक बार सेपरेटली अपन एक मतलब बैच में कर लेंगे डिस्कस। तो अगर ये वाला पार्ट हो गया तो फिर मैं इनके साथ पहले आपको, ये तो उनका हो चुका है, तो ये वाला पार्ट जो आयनिक वाला पार्ट होगा वो उनका शुरू करना है। तो 8 to 12 40 स्कूल होता है। हाँ, तो फिर नहीं हो पाएगा। अगर किसी का स्कूल है तो फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे ही बच्चे जब फ्री होते हैं ना, तो उसके हिसाब से ही मैनेज करता हूँ, वरना तो अब तक मेरा ये भी हो चुका होता है और सिलेबस खत्म भी हो चुका होता है 11th का, क्योंकि वो सारे कुछ एक दो बच्चे ही अगर के बोल देते हैं ना कि नहीं सर हमारा तो स्कूल है, तो फिर मैं ड्रॉप कर देता हूँ सारा, क्योंकि सारे बच्चे होने चाहिए। और क्लास में सोने का मतलब है कि गया फिर वो ओसी का क्लास या इनऑर्गेनिक का क्लास आपका मिस करने का मतलब वो चीजें भूल जाओ, ओसी तो भूल ही जाओ आप, फिर आपको समझ में आएगा। इसलिए कोई क्लास मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका आईयूपैक भी हो गया ना उनके साथ ही। वो बच्चों को मैं पहले ही बोल चुका था कि आईयूपैक अपन इनके साथ कर लेते हैं, P1 वालों के साथ। वो दे आर रेडी, आपको जो करना है आप करो, क्योंकि उनको ये, आपको ये बात पता रहेगा कि मैं कभी भी ना दो ऐसे पैरेलल नहीं रखूंगा, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो सोचना पड़ेगा कि आपका स्कूल भी मिसमैच ना हो, आप मगअप भी ना हो कि यार पता नहीं क्या चल रहा है, ऐसे भी नहीं करना बेटा। वो मैं कर लूंगा बाद में, स्कूल के एग्जाम के बाद कर लूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा, ठीक है ना। तो ठीक है, मैं एक बार सेपरेटली प्लान करके कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे स्कूल का भी 12:40 तक कुछ लोग बता रहे हैं कि 12:40 तक स्कूल होता है, तो उसके बाद अपन कैसे मैनेज करेंगे वो मैं देखूंगा। 12:40 के बाद अगर कुछ हो सकता है तो अपन 12:40 या 2 o'clock से कुछ ऐसे कर लें। अगर तुम्हारे बैच में कोई ऐसा नहीं है जिनका 2 o'clock से कोई स्कूल होता है? कोई नहीं है, ठीक है। सर वी हैव क्लास फ्रॉम 8 to 12 इन डीपीएस, ठीक है, डीपीएस ठीक है, रेयान टिल 2 होता है, तो ठीक है, मतलब रेयान में आपको ऑफलाइन तो जाना नहीं होता होगा, स्कूल में बैठे बैठे रहते हो ना, लेकिन घर पे होते होगे ना, है ना। तो 2:15 पे ऐसा कुछ खाना वाना खा के अपन शुरू कर सकते हैं फटाफट, ठीक है। तो मुझे एक स्पेस मिल गया, 2 to 4 टाइप का ऐसा कुछ स्पेस मिल गया मुझे, तो उस स्पेस में मैं कुछ मतलब ऐसे कर लूंगा। मतलब मैं चाहता हूं कि पैरेलल आ जाओ, अगर पैरेलल आ जाओगे तो नेक्स्ट ईयर आपको पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो बेटा नेक्स्ट ईयर भी आप अगर पीछे रहोगे ना, तो ऐसा ना लगे कि यार किया क्यों था। तो थोड़ा सा अपन पैरेलल आके अच्छे से पढ़ लेते हैं। और आई विल टेल यू वन थिंग कि मतलब अब ट्रस्ट करो बस कि मैं जो कर रहा हूं उसको तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूं। ये मतलब तुम्हारा सिलेबस देख के मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, अभी अपन को 2-3 क्लास तो लग जाएगा कि इसमें वो कंप्लीट करने में, केमिकल बॉन्डिंग, उसके डाउट्स पता नहीं क्या क्या। टीचर्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, पता क्या, जो टीचर्स मतलब रहते हैं ना, उनको लगता है कि चलो यार ठीक है ना, बच्चों को थोड़ी पता कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो चलो फिर मैं प्लान करके बताता हूँ बेटा आपको, हैं। चलो थैंक यू, हैं। Thank you, sir. Bye, sir. बाय। Thank you, sir. ओके ओके, Thank you, sir. बाय, थैंक यू।